जनता टीवी के विशेष कार्यक्रम कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और इस वक्त मैं हूं मुरादाबाद में। मुरादाबाद पीतल नगरी जो अपने औद्योगिक पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त चर्चा में चारों तरफ राजनीति है। हम बातचीत कर रहे हैं आज जिस शख्स से, वो है कमाल अख्तर, जो संगठन में रहे हैं, सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राज्यसभा रहे हैं और अपने तमाम राजनीतिक आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं। कमाल जी, जनता टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल अख्तर, कहा जाता है कि वो ऐसे शख्सियत हैं कि जो आंदोलन के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। वो जब एक्टिव ज़्यादा मोड में रहते हैं, जब सरकार के विरुद्ध रहते हैं, सरकार में आते ही थोड़ा सुस्त पड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग छात्र संघ से निकलकर लगातार जब जब कभी भी जनता के विरोध के काम सरकारों ने किए और समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश जी के जो भी निर्देश हुए, जो भी आंदोलन हुए, उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जहाँ तक क्षेत्र का सवाल है, तो क्षेत्र के अंदर जब सरकार ने गन्ने की समस्या थी, उनका भुगतान नहीं हो रहा, लगातार मेमोरेंडम देने के बाद भी भुगतान नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आंदोलन करना पड़ता। हमारे यहाँ एक ज़ीरो से लेके हरी बाबा तक बंदा है। अब वो पिछले 10 साल से उस पर लगातार कम से कम कई 100 गाँवों का रास्ता है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं बनना था। और जब नहीं बनना था बार बार करने के बाद, तो जाहिर सी निश्चित बात है कि सरकार के खिलाफ, जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को आंदोलन करने ही पड़ते हैं। और आगे भी जब कभी भी हम विपक्ष में रहे या जो भी जन विरोधी काम होंगे, उनके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। कमाल अख्तर साहब, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में आप उतरे हैं, इसके पहले आप कई चुनाव लड़ा चुके हैं, संगठन में रहे हैं। सबसे बड़ी तब्दीली क्या देखते हैं आप पिछले के चुनाव में और इस चुनाव में? देखिए, जहाँ तक सवाल था, 2017 के चुनाव में हम लोग जनता के बीच में अपनी बात नहीं कह पाए थे। और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर 17 तक काम किए थे, वो काम आज जो तुलना हो रही है योगी जी की सरकार में और उस काम में, तो वो काम कहीं बहुत ऊपर जा रहे हैं। जैसे योगी जी ने जो संकल्प पत्र निकाला था और उसको कहा था कि ये रामायण और गीता से भी ज़्यादा पवित्र है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। उन्होंने उसके अंदर कहा था कि हम नौजवानों को नौकरियां देंगे। आप खुद देखिए, 3-3 परीक्षा होती हैं, पर्चा लीक होता है। प्रशासन आपका परीक्षा आप कराने वाले, तो लीक करने वाला कौन है? एक आदमी को आज तक सज़ा नहीं मिली। नौजवानों के रोज़गार से वो उन्होंने करा। दूसरी चीज़, जो शिक्षा का माहौल होना चाहिए था, सरकार ने उसे बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। कोरोना काल के अंदर छात्रों का जीवन बर्बाद हो गया। तीसरा, किसानों के खिलाफ जो 3 बिल लाए, 700 किसान मर गए। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एक आदमी उनको संवेदना व्यक्त करने नहीं गया, उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनता समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। और पिछले चुनाव में सिर्फ ये था कि हम लोग अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए थे। अखिलेश जी के वो काम आज बोल रहे हैं और जनता उन्हें सराह रही है और जनता समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़ी है। कमाल अख्तर साहब, अब तो जब 3 किसानों के जो तीनों बिल थे, उससे प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाते, उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन्होंने कहा 3 बिल हम वापस ले रहे हैं। तो फिर अब आपको भी तो लगता है कि आपको प्रधानमंत्री को माफ़ कर देना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मेरी बात नहीं है, इस पूरे देश का किसान ये जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब हमने बिल वापस ले लिया। दूसरी बात, उनका अगले दिन एक मंत्री बोलता है कि हम लोग इसे दोबारा लाएंगे। तो पूरा किसान ये जानना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद, जो उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, ये चुनावी प्रोपेगेंडा था जो वापस लिया बिल। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में उन बिलों को लेकर फिर आएगी। कमल अख्तर साहब, ये उनका कहना है कि 100 बात की एक बात है साहब कि कानून व्यवस्था हम सुरक्षित कर देते हैं, सख्त कर देते हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हो जाती हैं घरों में, तो इसीलिए वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के आते ही तो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी के बारे में उन्हें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा जैसे, रमाशंकर कौशिक जैसे, मोहन सिंह जैसे, ब्रजभूषण तिवारी जैसे, कपिल देव जी जैसे, मुलायम सिंह जैसे लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने देश की बहुत सेवा की और देश के अंदर समाजवाद को जिंदा रखा। भारतीय जनता पार्टी के बाद वो वॉशिंग मशीन है कि कोई भी अपराधी उसके अंदर आता है, वो एकदम क्लीन हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उनके जितने उम्मीदवार हैं, उनमें 200 से ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं
वो आपराधिक छवि के हैं। कमल अख्तर साहब, बीजेपी का कह रहा है कि देखिए चारों तरफ उन्होंने एक्सप्रेसवेज बना दिए, एयरपोर्ट्स बना दिए, गरीबों को राशन मिल रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, तीनों बिल वापस हो गए हैं। तो दरअसल विपक्ष के पास कुछ है नहीं करने को, कहने को, इसीलिए अब आप उनको घेरने के लिए आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। नहीं, देखिए, जहाँ तक एक्सप्रेसवे वाली बात है, आप मुझे बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किसने किया? समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ। 90% ज़मीन हम उसकी खरीद चुके थे। ये तो दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव जी ने जितने भी काम किए बड़े बड़े, क्या वो अटल बिहारी जो वाजपेयी जी के नाम जो मटेरा स्टेडियम है वो हम लोगों ने बनाया, मेट्रो हम लोगों ने बनाई, कानपुर मेट्रो का हम लोगों ने वो किया, आपके आगरा मेट्रो का हम लोगों ने प्रोजेक्ट तैयार किया। और जितने भी एक्सप्रेसवे हैं या जितने भी विज़न है वो सब अखिलेश जी का विज़न था। और जहाँ तक राशन की बात है, तो आपसे मैं बीजेपी के लोगों से सवाल कर रहा हूँ, जब लॉकडाउन लगा था, करोड़ों मजदूर पैदल आ रहे थे, तो ना भारतीय जनता पार्टी के पास देने के लिए राशन था, ना भारतीय जनता पार्टी के पास देने के लिए उन्हें बसें थीं। हज़ारों लोग उसमें मर गए, लोगों को लाठी डंडे और उन्होंने सिर्फ दिया, कोविड के मुकदमे दिए। और उसके बाद अब जब चुनाव आया तो आप लोग 3 महीने राशन फ्री दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ़ थोड़े है। कमल अख्तर साहब, आपको लगता है कि क्या चुनाव असल मुद्दों पे हो रहा है, डेवलपमेंट के मुद्दों पे हो रहा है, किसानों के मुद्दे पे हो रहा है, या कहीं ना कहीं इस बार इसको चुनाव को डिरेल कर दिया गया है, भटका दिया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार भटकाने का प्रयास कर रही है चुनाव को। कभी वो मथुरा मामला लेके आ जाती है, कभी और कोई मामला लेके आ जाती है, कभी गुंडों वाला मामला लेके आ जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार अखिलेश जी के उस डेवलपमेंट के ऊपर, उस डेवलपमेंट की बात के ऊपर समाजवादी पार्टी का भरपूर समर्थन कर रही है। और समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट के मुद्दों पर लड़ रही। जैसे हम लोगों ने कहा कि हम गरीब आदमियों को 300 यूनिट बिजली देंगे, वो इसलिए देंगे क्योंकि आज बिजली के दाम भारतीय जनता पार्टी ने 300% बढ़ा दिए। और दूसरी चीज़ ये कि सिंचाई के लिए पहली बार ऐसा हुआ, किसानों का भुगतान हुआ नहीं और किसानों के 10,000 रुपये के बकाये पे कनेक्शन काट दिए, जबकि चीनी मिल पर करोड़ों करोड़ रुपए बकाया था। तो ये सारी चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी धर्म जात बिरादरी पे चुनाव को भटकाना ले जाना चाहती है। अब आप मुझे बताइए कि 80 और 20 इसका क्या मतलब है? ये जो समझने वाले लोग हैं समझ लें, लेकिन उल्टा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 80% जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। नहीं, योगी जी तो बहुत नाराज हो, तो कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद ठंडा कर देंगे। जो गुस्सा दिखाया जा रहा है, जो तेवर दिखाया जा रहा है, वो ठंडा हो जाएगा 10 तारीख के बाद। लोकतंत्र के अंदर राजशाही नहीं चलती है। राजशाही को ख़त्म हुए बहुत टाइम हो गए। लोकतंत्र में बड़े बड़े लोगों का घमंड जनता तोड़ देती है। बड़ी बड़ी तानाशाही सरकारों को इस जनता ने उतारा है और इस तानाशाही को भी ठंडा जनता 10 मार्च को कर देगी। आपको लग रहा है सर कि जो गठबंधन हुआ है वो जमीन पर उतर पा रहा है? कई बार होता है कि राष्ट्रीय नेताओं के बीच में तो समझौता हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, बातचीत हो जाती है, लेकिन जमीन पे नहीं उतर पाता वो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी है, वो 40-40 दलों से गठबंधन करती है और दूसरों को बोलती है कि ये गठबंधन कर रहे हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 4-4 लोगों से गठबंधन है। आपके उनके निषाद पार्टी से गठबंधन है, उनका आप पार्टी से गठबंधन है, उनके और दूसरी पार्टियों से गठबंधन है, अपना दल से गठबंधन है। और समाजवादी पार्टी के जो दल हैं, समाजवादी पार्टी ने जो छोटे छोटे दलों को लिया है, उनको कह रहे हैं वो ग्राउंड पे नहीं उतर रहे। सब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सब मतलब कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए बौखला गई कि किसानों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी और दलित लोग और जो वंचित समाज से लोग हैं वो इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, जैसे अब आपका कार्यकर्ता तो जमीन का कार्यकर्ता है, उतना स्मार्टफोन लेके चलता नहीं है। आपकी पार्टी भी उस तरह से है, जमीन किसानों की पार्टी है। तो स्मार्ट जब वर्चुअल रैली होती है तो उसमें आपके लिए थोड़ा मुश्किल आता है, क्योंकि आप लोग तो सीधे संवाद करने वाले आदमी हैं। ऐसा है ना, समाजवादी लोग ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं और ज़मीन से जुड़े लोगों को संपर्क करने में पहले हम लोग जनसभाएं करते थे, नुक्कड़ सभाएं कर लेते थे, लेकिन अब डोर टू डोर कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, वो कोई डोर टू डोर नहीं जा रहा। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव बनकर डोर डोर बनकर इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दौड़ रहा है। अच्छा कमल अख्तर साहब, आप इसको कैसे लेते हैं कि जब अमित शाह जैसा नेता कहता है कि हमारे जयंत चौधरी फिलहाल अखिलेश जी के कोटे में बैठे हुए हैं, उनके पास है, लेकिन चुनाव होते ही जहाँ पे
जैन जी बैठे हैं वहाँ आजम खां बैठ जाएंगे। देखिए ऐसा है, आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जब चुनाव में 2017 में गए थे तो उन्होंने पिछड़ी जाति के 10 नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया था, और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को, दारा सिंह चौहान को, ये पटेल हैं अनुप्रिया पटेल को, इन सब लोगों को कहा था कि आप अगली बार जो है हम लोग मुख्यमंत्री बनाने हैं, और बना दिया उन्होंने उनको, योगी आदित्यनाथ जी को। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह की चीज़ें लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। सब लोग जानते हैं, किसान यहाँ का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी की वो विरासत, चौधरी चरण सिंह जी की वो कोठी, आप बताइए, इतने इतने बड़े नेता हैं, महान नेता देशों के अंदर हुए, इंदिरा गांधी जी थी, नेहरू जी थे, आपके जगजीवन राम थे, काशी राम जी थे, सबके संग्रहालय दिल्ली के अंदर हैं, सब लोग हैं, उनकी करे हुए कामों को आज भी लोग जाते हैं, देखते हैं। क्या चौधरी चरण सिंह साहब इतने छोटे नेता थे कि उनके एक संग्रहालय भी नहीं बनाया जा सकता था? चौधरी अजीत सिंह चुनाव हारे, सबसे पहले उसकी कोठी खाली कराने का काम भाजपा के लोगों ने किया। तो पूरे उत्तर प्रदेश का किसान है ये समझ चुका कि भारतीय जनता पार्टी जब किसान नेताओं का सम्मान नहीं कर रही, किसान नेताओं का वो नहीं कर रही, तो वो फिर किसानों की हित की बात कैसे कर सकती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये समझिए, पूरी तरह से किसान, नौजवान, व्यापारी, समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, और वो आपको 10 मार्च को इसका जवाब देगा। कमाल अख्तर साहब, आपने संगठन में भी काम किया, मैंने कहा कि आप मंत्री भी रहे, सदन के सदस्य भी रहे, कुछ ऐसा कर जाते हैं, कहते कमाल अख्तर साहब में कुछ ऐसा है कि राज्यसभा में हाथ काट लेंगे, कभी खून बहा देंगे, कभी जो है नेता अखिलेश यादव को इतना प्रभावित कर देंगे कि सबका टिकट कट जाए, इनका टिकट नहीं कट सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले 27 साल से माननीय नेताजी के साथ हूँ, और जब जब पार्टी मुझे जो हुक्म करती है मैं उसका पालन करती हूँ। मेरा नेता मुझसे कहेगा, उसका पालन करना एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की ड्यूटी है, और मैं वही काम करता हूँ। राज्यसभा में मुझे मौका दिया, राज्यसभा के अंदर जब जनता के अहित हो रहा था तो उसके अंदर हम लोगों ने, आपने देखा, विरोध किया। विरोध करने में अगर कोई चीज़ टूट के लग जाए तो हाथ काटना नहीं होता है, लेकिन वो विरोध था। अब विरोध इसलिए था कि वहाँ माइनॉरिटी के खिलाफ, वहाँ पिछड़ों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ अहित हो रहा था, उन अहित के लिए हम लोग विरोध कर रहे थे। नहीं, वो कह रहे थे कि आपने नस काट लिया अपना और विरोध दिखाया कि साहब मैं जान दे दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो विरोध का एक लोकतांत्रिक तरीका, उसी तरह का विरोध था। वो ग्लास था, वो टूटा तो उसे हाथ में थोड़ा बहुत लगा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीका जो विरोध का होता है, संसदीय तरीके से जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर विरोध होता है, वही विरोध हम लोगों ने किया। और जहाँ तक सवाल है पार्टी और संगठन का, तो जहाँ भी पार्टी ने हम लोगों को काम दिया, हम लोगों ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने का काम किया, और आगे भी हम लोग जब तक जीवित हैं, जब तक माननीय अखिलेश जी के साथ, माननीय नेताजी के साथ, उनकी नीतियों पे, सिद्धांतों पे हम लोग चलते रहेंगे। ये बताया जा रहा कि जब आपका जो क्षेत्र बदल दिया गया तो आपको भी नहीं पता था, लेकिन आप बिना किसी विरोध के झोला उठा के चले आए, क्योंकि विधानसभा लड़ना तो बूथ बूथ कार्यकर्ता आदमी से जानना, तो क्या आपको लग रहा है यहाँ कोई दुश्वारी है? देखिए, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का संगठन हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर और हर जगह इतना मजबूत है कि अखिलेश जी अपने किसी कार्यकर्ता को कहीं भी चुनाव लड़ना भेज दें तो मैं समझता हूँ कोई दुश्वारी नहीं है। और जिस तरह यहाँ पर जनता मुझे अपना स्नेह दे रही है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे। अच्छा, कैसे नाप लेते हैं सर, आप जनता के बीच में हैं, हम देखें कमल अख्तर साहब देर रात तक भी आपके यहाँ भीड़ लगी रहती, क्या समझाते हैं लोगों को? किसी को अकेले ले जाके बता देंगे, किसी को साथ बैठा के बता देंगे, किसी को धमका देंगे, किसी के पीठ थपथपा देंगे, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं सब? नहीं, ये तो उनका प्रेम है, उनका हम लोगों के प्रति स्नेह है, और हम लोग 24 घंटे में जो सोने का टाइम है वो टाइम हम लोग राजनीति नहीं करते, बाकी सब टाइम हम लोग जनता की सेवा करते हैं, क्या वो आंदोलन के रूप में हो, क्या किसी के अच्छे बुरे वक्त में जाने का हो, या उनके कामों आकर या उनके साथ चलकर जिस तरह से भी उनकी मदद कर सकते हैं,
तो ये उन्हीं का नतीजा है कि इतना हम लोगों को प्यार मोहब्बत लोगों में देखने को मिल रहा है। कमल सर, आपके साथ दोहरे दायित्व रहा है। आप स्टार प्रचारक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रचार करते रहे हैं, तो आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। दोहरा बताते हैं कि आपके कार्यकर्ता के दबाव है कि बगल के कार्यकर्ता नेता भी चाहते हैं कि आप उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करें, तो दोनों मैनेज कर पा रहे हैं? दूसरे नेताओं को समय दे पा रहे हैं कि नहीं फिलहाल? जो मेरी पुरानी सीट थी मैं वहाँ पे भी प्रचार करके आया, जो मेरा बड़ा जिला था उसमें भी प्रचार किया, और यहाँ पे भी सब लोग जितने भी जगह हम लोगों को बुलाते हैं तो उनकी मदद कर रहे हैं। और अब हम लोगों का 12 तारीख के 14 तारीख में चुनाव निबट जाएगा, फिर उसके बाद पार्टी जहाँ भेजेगी वहाँ काम करेंगे। तो अब काम अच्छा, संगठन में जो आपने काम किया कमाल अख्तर साहब, उसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि इस संगठन में लंबे समय तक काम किया, हर जिले में आपके लोग हैं, हर ब्लॉक में आपके लोग हैं, तो उसका फायदा आपको हो गया कि चाहे जहाँ से चुनाव लड़ा दीजिए हम लड़ लेंगे। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मुझे आदेश करेंगे, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं आपको योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना, मैं तो वहाँ पे भी लड़ता। तो मेरे नेता ने जो मुझे आदेश दिया मैं उसका पालन कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या लग रही है आपको? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उतर आए हैं, वो प्रधानमंत्री तक कहते हैं कि साहब लाल टोपी खतरे की घंटी है, तो आपको लगता है कि और विपक्ष उतना एकजुट नहीं है? अब भारतीय जनता पार्टी इससे पहले धर्म में लोगों को बांटती रही, इससे पहले जात में बांटती रही, अब रंग में भी बांटना शुरू कर दिया। अरे रंग तो ये आपने देखा ना, लाल रंग किस चीज़ का प्रतीक है? लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। लाल रंग जो है भगवान हनुमान के उसका प्रतीक है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है रंगों को भी बांटने पे आ गई। मैंने कहा इस सब चीज़ों का जवाब उन्हें 10 तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता दे देगी। आपके विपक्षी कहते हैं कि साहब कमाल अख्तर साहब में कोई योग्यता हो न हो, लेकिन उनकी एक योग्यता हम भी मानते हैं कि वो झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए आज कमाल अख्तर का एक झूठ वो बताएं कौन सा है? प्रचार तो कोई किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो उन विरोधियों से पूछो कि हम लोगों ने क्या राज्यसभा के अंदर झूठ बोला, क्या मंत्री रहते हुए कोई योजना चलाने में झूठ बोला, या अपने कार्यकर्ता आज इतना स्नेह मिल रहा है, अगर हम लोग इस तरह की राजनीति करते तो इतनी अपार जन समर्थन या इतने लोग समर्थक हमारे साथ नहीं होते। क्योंकि झूठे लोगों के साथ जनता नहीं होती है, जो इस तरह की बोल रहे हैं वो लोग घर बैठे हुए हैं आज। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि अगर आप कमाल अख्तर साहब का जेब चेक करेंगे ना, तो उनकी दोनों जेब में मीठी मीठी गोली रहती है, एक धीरे धीरे देते जाते हैं लोगों को जो कार्यकर्ता आता है। देखिए ऐसा है, मैं संगठन से निकला हुआ आदमी हूँ। संगठन में मेरे बहुत सारे साथी, किस लोगों ने मेरे साथ जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ में काम किया, कुछ लोगों ने मेरे साथ कहीं कहीं जो चुनाव में हम लोग प्रभारी बन के गए वहाँ पे काम किया, कुछ लोग यूनिवर्सिटी के साथी हैं, कुछ लोग वो हैं। तो गोलियों में कोई नहीं आता है, लेकिन कमाल अख्तर 24 घंटे अपने वर्कर के लिए, 24 घंटे अपने साथियों के लिए बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ खड़ा रहता है। इसी तरह से उसके साथी और उसके लोग भी उसके साथ खड़े रहते हैं। लोग उन्हें गोलियां समझते हैं तो समझते रहे, इसमें हमारा क्या जाता है। कमाल साहब, जिस तरह से ममता बनर्जी कल आपके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर की, शरद पवार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही एक विकल्प है, आपको लगता है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और अखिलेश यादव को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है ये 2022 से आगे बढ़ के 2024 तक के लिए है और उत्तर प्रदेश रियल बैटल ग्राउंड है? देखिए अखिलेश जी कह सकते हैं, साफ कह चुके हैं कि मैं अपने उत्तर प्रदेश की सेवा ही करूंगा, अपने उत्तर प्रदेश के जनता को ही विकास के तौर पे, अपने विजन के तौर पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और अच्छा प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो इस बात के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि ममता जी हैं, शरद पवार जी हैं और बहुत सारे जितने भी सेकुलर नेता हैं, आज वो सब लोग समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी उनका धन्यवाद देती है। बीजेपी साहब कहती है बड़े जोर शोर से कि साहब देखिए राम मंदिर का सपना हमने पूरा कर दिया, 370 ला दिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर इतना भव्य बना दिया, और अगर सपा आ गई तो सब बंटाधार हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो, जो अब मथुरा के अंदर जो कॉरिडोर तैयार किया वो किसका कराया हुआ है, या जो काशी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया उसकी ज़मीन किसने खरीदी हुई, काम किसका चलाया हुआ है। और जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देश के हर नागरिक ने उसका सम्मान किया, कहीं कोई किसी ने किया। अब अगर वो भारतीय जनता पार्टी किस टाइम से बनी हुई है, अगर वो लोगों को बनाना होता तो वो पहले बनाते। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, पूरा देश जानता है। अब आदमी के हर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, या तो गवर्नमेंट ये कहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश ने से नहीं हो रहा सब कुछ। जो सुप्रीम कोर्ट इसका सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी देश का हर नागरिक उसकी आदेश का सम्मान करता है।
उसने जो आदेश दिया सब लोग नागरिक कर रहे हैं। आप बताओ पूरे देश में कहीं एक विरोध हुआ हो? कमल साहब, एक चीज जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से जो आप कहते हैं कि मुद्दों पे चुनाव, ये माना जाता है कि जो भारत की जनता है वो बहुत जल्दी भूल जाती है। आपने कहा कोविड काल की याद दिलाए, लोग पैदल गए, गन्ना किसानों का मुद्दा हो, तो क्या ये जो गन्ना किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये जमीन पे आ पा रहा है मुद्दा, ये चुनावी मुद्दा बन पा रहा है? अच्छा, आप मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोग गाँवों में नहीं घुसने दे रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए बोर्ड लगा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहिष्कार के बोर्ड लग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के अंदर कुर्सी नहीं है, खाली रह जाती हैं, मुख्यमंत्री की मीटिंगों के अंदर कुर्सी खाली रह जाती हैं, गृह मंत्री जी अपनी मीटिंग कैंसिल कर देते हैं और प्रधानमंत्री जी मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। अखिलेश जी, मौसम खराब था ना? नहीं, मौसम खराब क्या था, विजिबिलिटी आप देखिए ना, उसमें धूप निकल रही है, सब कुछ हो रही है, तो आप कैसे कह देंगे मौसम खराब है? आप वहाँ की स्थिति जानिए, वहाँ जनता नहीं थी। आप दूसरी चीज़ ये है कि एक तरफ अखिलेश जी हैं, आप देखिए कोई नेता के पास किराए की भीड़ होती है तो वो घंटे 2 घंटे में चली जाती है, रात को 4 बजे, रात को 2 बजे 10 टेम्परेचर में किसी का इंतज़ार नहीं करती। जब अपार जनसमूह अखिलेश जी के साथ हुई और उसे तो इससे जाहिर हो रहा है, साफ हो रहा है बिल्कुल कि अच्छा, अख्तर साहब, आपने अपना दल को ले लिया, ओम प्रकाश राजभर को ले लिया, महान दल को ले लिया, पल्लवी पटेल को ले लिया, सोनीलाल के अपना दल को, तो ऐसा तो नहीं हो जाए कि ज़्यादा जोगी हो जाए, मठी उजड़ जाए? अरे आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी 40 दलों की सरकार चला सकती है, हम 5 दलों को अपने साथ नहीं रख सकते। इससे पहले भी हम लोगों ने गठबंधन की सरकारें चलाई हैं, इससे पहले भी गठबंधन की सरकारें बनी हैं। जो लोग इस तरह के सवाल करते हैं वो तो खुद ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने क्या किया? पिछली बार यही तो किया उन्होंने। भाई, आप पिछली बार जितने दल थे वो दल उन कितनों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही थी, इसी तरह अब भी इसी तरह चल रही है। तो ये इस तरह की जो लोग कहने वाले लोग हैं वो इसी तरह का खुद कर चुके हैं। नहीं, वो आप कहते साहब धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, आप कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जाति जनगणना होना चाहिए, उसके अनुसार सबको हक दिलाएंगे, तो ये भी तो हुआ कि आप जाति की पॉलिटिक्स की। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करती? आज मुझे एक उसका नाम बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर जिसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हो, किसी एक मुस्लिम का नाम बता दीजिए। क्या एक तरफ नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ ये, और जो जहाँ तक सवाल है, जो आपने सवाल किया मुझसे, उस सवाल का ये सीधा सीधा ये है कि जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या लोगों को नहीं पता होना चाहिए कि उनकी संख्या कितनी है? क्या लोगों को नहीं पता होना चाहिए कि उनको हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो इसमें जाति की पॉलिटिक्स क्या हो गई? पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। सरकार खुद भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जातीय जनगणना कराएंगे और बाद में वो लोग पलट गए। तो हमारी मांग है, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कहाँ जातवाद हो गया? जातवाद तो वहाँ होता है जब आप सरकार के अंदर हो और आप योजनाओं से किसी जात बिरादरी का उपेक्षा कर रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछड़ों की उपेक्षा कर रही है, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर रही है, दलितों की उपेक्षा कर रही है, और वो सारे लोग उनको जवाब देंगे। अच्छा, आपको लगता है साहब कि जिस तरह से बड़े बड़े नेता टूट के आपके पार्टी में आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, धर्म सिंह सैनी आ गए, दारा सिंह चौहान आ गए, तो थोड़ा आपके लिए असमंजस की स्थिति नहीं हुई कि इन्हीं नेताओं के खिलाफ आप साहब 5 साल संघर्ष किए, इन्हीं के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, फिर एकाएक रातों रात उनको आपने अपनी वॉशिंग मशीन में धुल लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद देखे, जितने लोग थे आज भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग हैं? वो सारे वो लोग हैं जो कांग्रेस के थे या कांग्रेस या दूसरे दलों में रहे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, जब किसी दल के अंदर कोई आदमी रहता है और उसकी अपेक्षा होती है, उसके समाज की अपेक्षा होती है, उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक आदमी अपने स्वाभिमान बचाने के लिए अपना रास्ता खोजता है। तो जो माननीय अखिलेश यादव जी, जो नेताजी या जो समाजवादी विचारधारा के अंदर आस्था रखने में, विश्वास रखने को तैयार थे, उन लोगों का स्वागत था, उन लोगों को समाजवादी पार्टी ने लिया। तो वही 5 साल तक वो समझ नहीं पाए भाजपा को। चुनाव के 1 महीने पहले उनको समझ में आकर ये तो बड़ी गलत जगह हम बैठे थे। अरे जाहिर सी बात, इतने भोले थे वो। देखिए 5 साल पहले जो उन लोगों के आपने भाषण सुने होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, आपके ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ लिया था, उन्होंने कहा हम जातीय जनगणना कराएंगे, हम पिछड़ों को उनका हक देंगे, हम जो है उनके पिछड़ों के लिए नई स्कीम्स लाएंगे। और 5 साल सरकार के अंदर लगातार उनकी, उनके समाज की और उनके लोगों की उपेक्षा होती रही। तो जाहिर सी बात है
कि जो आदमी जिस समाज से राजनीति करता है, अगर उसकी उपेक्षा होगा तो निश्चित तौर पर वो ऐसी जगह नहीं रहेगा। ठीक, एक आखिरी सवाल है कमल साहब, इस पूरे चुनाव में आप सबसे बड़ा चैलेंज अपने सामने क्या पाते हैं? देखिए, हम लोग संघर्ष से निकले हुए लोग हैं और हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसका सामना करते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई चुनौती हम लोगों के सामने, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। जुल्म जाति के खिलाफ संघर्ष है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और ये चुनौती है, तो इसको भी चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और संघर्ष करके इसको हम लोग, पूरा प्रयास है कि इस चुनौती को हम पार करेंगे। जी, जनतन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कमाल अख्तर साहब, जो अपने अंदाज में बातचीत करते हैं, बहुत सहजता से लोगों का जवाब देते हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि ये दिल पे नस्तर भी लगाते हैं तो मरहम की तरह। कैमरामैन शेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतन टीवी, मुरादाबाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।